आज टाइम। कल अपन कहाँ चल रहे थे भाई? हम्म। कारक की कर रहे थे ना? हम्म। कल अपन बात कर रहे थे कारक की। और कारक में मैंने आपको बताया था कि कारक क्या होता है। कारक होता है जो क्रिया जनकत्वम कारकम, मतलब जो क्रिया का जनक है वो ही क्या है, कारक है। तो उसके बाद बताया मैंने कि जो कारक है वो दो प्रकार के होते हैं विभक्ति के आधार पर। एक संश्लेषित होते हैं, एक विश्लिष्ट होते हैं। वो मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद मैंने बताया था जो कारक हैं, कारक कितने हैं? 8 हैं। इनकी क्या होती है? आठों की विभक्ति चिन्ह होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर संबंध हे अरे ओ। उसके बाद अपन ने कल एक चर्चा करी थी कि जो एक कारक अशुद्धि होती है। देखो मैं आपका लिंक कर रहा हूँ टॉपिक, वाक्य शुद्धि वाला। वाक्य शुद्धि में अपनी जो कारक वाली अशुद्धि है मैं यहीं पर लिंक करके चलूंगा, उसको यहीं पर ही समाप्त करके चलूंगा, क्योंकि अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा वो टॉपिक मुझे। हाँ, मैं कारक अशुद्धि को आपको यहीं पर सॉल्व कर दूंगा। और वाक्य शुद्धि में लास्ट में करूंगा। अव्यय की, संज्ञा की, सर्वनाम की, विकारी की, वो शब्द उस जगह। ठीक है। अब कल जो मैंने बताया था क्रम, क्रम क्या होता है? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बन के आता है वो कारक से इसी प्रकार आता है। या फिर ऐसे पूछ लेगा, कोई वाक्य दे देगा कि जैसे आ, राम ने रावण को मारा, ये लिख दिया। और इसमें पूछ लेगा रावण को है, बताइए रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कर्म कारक। ये तो आप पहचान जाओगे। ठीक, फिर भी मैं करवा दूंगा इसके सेंटेंस। लेकिन जो मेन अशुद्धि आती है वो आती है कारक अशुद्धि, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और कारक अशुद्धि होने का कारण क्या है? कि हमको क्रम नहीं पता होता है। हमको कारक का क्या नहीं पता होता है? क्रम। अगर हमको कारक का क्रम पता चल जाए तो हम कारक की अशुद्धि नहीं कर सकते। और क्रम क्या है? कल मैं बता ही चुका हूं आपको। सबसे पहले आता है संबोधन। क्या आता है? संबोधन विभक्ति आती है। उसके बाद कौन सी विभक्ति आती है? उसके बाद आती है संबंध विभक्ति। कौन सी विभक्ति आती है? संबंध विभक्ति। और उसके बाद क्या आता है? अधिकरण। सॉरी, करता आएगा ना पहले, संबंध के बाद। इसके बाद आएगा कर्ता। इसके बाद आएगा अधिकरण। भाई संबंध तभी बताओगे जब कर्ता होगा। अगर कर्ता ही नहीं होगा तो संबंध कैसे बता दोगे? भाई मान लो आप नहीं हो यहाँ पर और आपका किसी से संबंध बताना है, तो जब आप ही नहीं होंगे तो उसका संबंध कैसे बता पाएंगे? तो कर्ता के साथ ही संबंध होगा। जैसे राम, राम का संबंध किससे? दशरथ से। दशरथ पुत्र राम। दशरथ कौन हो गया? राम का पिता हो गया। बात क्लियर हुई ना? हम्म। तो विभक्ति तो हो गई ना, संबंध विभक्ति हो गई, संबंध स्थापित हो रहा है। दशरथ का पुत्र राम, दशरथ का पुत्र यार। अधिकरण विभक्ति। अधिकरण के बाद क्या आता है? अपादान विभक्ति।
और अपादान के बाद क्या आता है? संप्रदान विभक्ति। और संप्रदान के बाद क्या आती है? करण विभक्ति। और कर्ण के बाद क्या आती है? क्रम विभक्ति। अगर ये क्रम आपको याद है, ये क्रम आपको याद है, तो आप कारक विभक्ति को आराम से कर जाओगे, आपकी वाक्य शुद्धि ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये क्रम याद नहीं है तो आपकी वाक्य शुद्धि अवश्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि समस्या अपन को कहां पर होती है? सबको संबोधन तो याद रहता है, शुरू में आता है, लेकिन समस्या होती है संबंध में। कहां पर होती है? संबंध में। क्योंकि संबंध विभक्ति को अपन कहाँ यूज कर लेते हैं? अधिकरण के बाद। अपन का क्रम है ना, उस क्रम के अनुसार बना लेते हैं भाई, कर्ता के बाद अधिकरण, अधिकरण के बाद संबंध, संबंध के बाद अपादान, संप्रदान। जबकि क्या होता है, जो संबंध है वो किसके साथ होता है? कर्ता से पहले विभक्ति आती है। जो कर्ता से पहले आएगी वो कहलाएगी संबंध विभक्ति। अगर ये क्रम याद है आपको तो आप वाक्य शुद्धि कर लोगे। ठीक है, जैसे एक वाक्य लिखिए आप। कल जो मैंने एक वाक्य समझाया था वो आपको क्लियर है ना? एक लंबा सा वाक्य लिखवाया था, वो नहीं है? एक वाक्य और लिखिए फिर उसी में ही। उसी में ही लिखिए, एक वाक्य है, हे विभा, हे विभा। मिटा दो ना इसको, मिटा दो भाई ऑनलाइन में। यस। हाँ, हे विभा, हे विवाह। उसके बाद लिख यशोदा पुत्र कृष्ण, यशोदा पुत्र कृष्ण। यशोदा पुत्र कृष्ण बंसी बट में घर से आकर, बट, बंसी बट में घर से आकर, बंसी बट में घर से आकर गोपियों को अपनी बंसी से, गोपियों को अपनी बंसी से, अपनी बंसी से मंत्र मुग्ध करता है। मंत्र मुग्ध, मंत्र मुग्ध करता है। क्या लिखा मैंने? हे विवाह यशोदा पुत्र कृष्ण बंसी बट में घर से आकर गोपियों को अपनी बंसी से मंत्र मुग्ध करता है। देखिए, इसके बाद क्या लग रहा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये क्या हो गया? संबोधन। कौन सी विभक्ति हो गई? संबोधन। क्रम याद है? संबोधन पहले आता है तो अपना ये वाक्य सही है, संबोधन पहले है। उसके बाद कौन सी विभक्ति आती है? संबंध विभक्ति। अब बताइए कर्ता कौन है? यशोदा करता है या कृष्ण करता है? कर्ता कौन है? कृष्ण। यशोदा से उसका क्या है? संबंध है कि यशोदा का वो क्या है? पुत्र है। तो कौन सी विभक्ति आएगी यहाँ पर? संबंध विभक्ति। तो इससे पता चला कि अपनी जो कार्य अशुद्धि वो भी सही है, यहाँ पर कार्य अशुद्धि नहीं है, संबंध विभक्ति आ रही है। उसके बाद कौन सी विभक्ति आ रही है? कर्ता विभक्ति आ रही है। क्रम सही चल रहा है। उसके बाद बंसी बट मैं कहां पर आता है? मैं यहाँ पर अधिकरण में। तो अपनी इसके बाद कौन सी विभक्ति आती है? अधिकरण ही आती है ना, तो अपना क्रम सही है। तो यहां पर कौन सी हो जाएगी? अधिकरण विभक्ति। इसके बाद घर से आकर, इसमें बताइए अपादान। अपादान क्यों है भाई? से तो यहां पर भी आता है, बंसी से। सर वो क्योंकि अलग हो रहा है। हाँ, यहाँ पर किसका भाव दे रहा है?
घर से आकर मतलब घर से अलग होकर कहां पर आ रहा है, बंसी बट पर आ रहा है। तो अलग होने का भाव है, अलग होने के भाव के कारण यहां पर क्या होगी, अपादान। बात क्लियर है ना। गोपियों को, गोपियों को संबंध लगाऊं या संप्रदान लगाऊं। संप्रदान क्यों लगेगा, सर को आ रहा है इसलिए। को तो संबंध में भी आता है। सर क्रम देखिए के हिसाब से आ रहा है ना, क्रम के हिसाब वाक्य से। को पढ़िए। हे विवाह यशोदा पुत्र कृष्ण बंसी बट में घर से आकर गोपियों को या गोपियों के लिए अपनी बंसी, मतलब गोपियों के लिए अपनी बंसी से मंत्र मुग्ध करता है, तो भी सही है, वाक्य गलत नहीं है। तो ये को किसका भाव दे रहा है, संप्रदान का भाव दे रहा है, यहाँ पर के लिए का भाव दे रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अरे भाई गोपियों के लिए, भाई किसके लिए बंसी बजा रहा है वो, गोपियों के लिए। गोपियों को अपनी बंसी से मंत्र मुग्ध करता है, तो बंसी बजा जिसके लिए रहा है वो है गोपियां, तो गोपियों के लिए बंसी बजा रहा है वो। ठीक है ना। गोपियों को अपनी बंसी से, अब बंसी क्या है, बंसी एक साधन है मंत्र मुग्ध करने का। क्या हो जाएगा, बंसी क्या है, साधन है, तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, कर्ण विभक्ति। और इधर ये क्या है, मंत्र, मंत्र क्या है, कर्म। और ये क्या आ गई, करता है, मुग्ध करता है, क्रिया। क्या आ गई, क्रिया। बात क्लियर। तो इससे पता चला है अपना जो अपनी ट्रिक थी वो बिल्कुल क्या है, सही है, उसके अनुसार ये वाक्य कैसा है, शुद्ध है। तो इसमें कोई भी वाक्य शुद्धि नहीं है। सबसे पहले क्या आता है, संबोधन आता है। उसके बाद क्या आता है, संबंध आता है। उसके बाद क्या आता है, कर्ता आता है। उसके बाद क्या आता है, अधिकरण आता है। उसके बाद क्या आता है, अपादान आता है। अपादान के बाद क्या आता है, संप्रदान आता है। संप्रदान के बाद करण आता है। करण के बाद कर्म आता है। बात क्लियर। भाई ये ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी, इतना सा बस। अगर आपको ये ट्रिक याद हो गई, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, कारक की वाली अशुद्धि आप नहीं कर सकते। और जो बच्चे करके आते हैं उसको ये ट्रिक याद नहीं होती है बस। मिटा दो ना। सर। हाँ। सर अभी कुछ नया तो नहीं पढ़ा है ना? नहीं नहीं, ठीक है कल सर, वाला ही ओके। बताया है बस, एक वाक्य बता दिया है बस अलग से। कल जो वाक्य बताया था ना उसी हिसाब से। ठीक है सर, ठीक है। हम्म। आपके सिलेबस में पदक्रम लगा हुआ है क्या, सिलेबस याद हो तो किसी को। आशा जी, तेजस्विनी, सिलेबस में पदक्रम है क्या आपके में, सिलेबस नहीं देखा किसी ने। अच्छा, चलो कोई नहीं। अगर पदक्रम है तो समझ लेना ये पदक्रम का ही बता रहा हूं मैं आपको, इसी को ही पदक्रम बोल देते हैं। ठीक है। और आपके में वाक्य शुद्धि तो लग ही रहा होगा, तो वाक्य शुद्धि में ही लगा लेना इसको। इसके बाद एक चीज और समझते हैं कि जब भी कोई अपन वाक्य करते हैं, जब अपन वाक्य शुद्धि के लिए वाक्य का निर्माण करते हैं, तो तीन चार नियमों से गुजरना पड़ता है अपन को। अगर वाक्य शुद्धि के लिए इतना टाइम नहीं देंगे अपन, क्योंकि विशेष टाइम, और अपन इतना करेंगे फिक्स नियमों के अनुसार, और अपन का वाक्य शुद्धि हो जाए, अपना क्वेश्चन सही हो जाए, अपन को पीएचडी तो करनी नहीं है अब इसमें, कि भाई ऐसा तो नहीं बहुत डीप में जाकर कितना पढ़ना है कि ऐसी वाक्य शुद्धि हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, आपके जैसी आती है, जितने आपके सिलेबस में है, उतनी ही चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो वाक्य शुद्धि का खुद का ही बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। सबसे पहले अपन कारक के देख रहे हैं, कारक वाली विभक्ति। तो कारक वाली विभक्ति को जब अपन वाक्य शुद्धि करते हैं, तो उसके लिए अपना जो, जैसे अपन देखते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी में क्या होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या आती है,
वर्ब आती है ना। उसके बाद क्या आती है, वर्ब आती है, और इधर क्या आती है फिर, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अब आपको ये नियम त्यागना होगा। क्या करना होगा, त्यागना होगा। क्योंकि हमारी हिंदी, हम इंग्लिश इसलिए नहीं सीख पाए क्योंकि हम पर हिंदी का आता है, और जो इंग्लिश सीख गया वो हिंदी का नहीं सीख पाया। ठीक है। उसको केवल ये क्रम याद है, सब्जेक्ट के बाद वो वर्ब भी लगाता है, और हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो बस हिंदी में क्या है, हिंदी का जो नियम है वो होगा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये तो होगा हिंदी में। और इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है। कर्ता क्रिया कर्म, इंग्लिश में आएगा कर्ता आएगा, फिर क्रिया आती है, फिर कर्म आएगा। जबकि हिंदी में क्या आता है, पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। बात क्लियर। ये चीज आपको याद रख लेना थोड़ा सा। लिखवा भी देता हूं मैं। नियम फर्स्ट लिख लीजिए, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। अगर वाक्य बड़ा आ जाए तो वाक्य कैसे निर्माण होता है, दूसरा नियम, कर्ता से पहले क्या आएगा, कर्ता का विस्तारक। क्या आएगा, कर्ता का विस्तारक। और उसके बाद क्या आएगा, कर्ता आएगा अगर बड़ा वाक्य है तो। कर्म है तो कर्म से पहले क्या आएगा, कर्म का विस्तारक। इसके बाद क्या आएगा, कर्म आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, क्रिया, क्रिया का विस्तारक। क्रिया का विस्तारक, उसके बाद क्या आएगा, क्रिया आएगी। बात क्लियर। कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता का विस्तारक, फिर कर्ता आएगा, फिर कर्म का विस्तारक, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया का विस्तारक, फिर क्या आएगा, क्रिया आएगी। ठीक है। जैसे जैसे देखिए, रमा खाना बनाती है, ये क्या है, साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य। देखिए रमा क्या है, कर्ता। भाई समझ में तो आ रहा है ना आपको, ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा हो, कर्ता। ठीक है। खाना क्या है, कर्म, और बनाती है क्या है, क्रिया। बात क्लियर। रमा क्या है, करता है, खाना क्या है, कर्म है, बनाती है क्या है, क्रिया। तो कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट वाला नियम। ठीक है। किससे वाक्य निर्माण हो रहा है, फर्स्ट वाले नियम से। पहले कर्ता आया, फिर कर्म आया, फिर क्रिया आई। जैसे मैंने कह दिया राहुल किताब पढ़ता है, तो राहुल क्या हो गया, कर्ता, किताब क्या हो गई, पुस्तक क्या हो गई, कर्म, और पढ़ता है क्या हो गई, क्रिया। बात क्लियर। अब देखते हैं कर्ता का विस्तारक कैसे यूज होता है। नेक्स्ट वाक्य लिखिए, वह लड़का वह लड़का जिसे पुरस्कार जिसे पुरस्कार मिला अपने घर लौट गया। वह लड़का जिसे पुरस्कार मिला अपने घर लौट गया। जिसे पुरस्कार मिला
अपने घर लौट गया। वह लड़का, देखिए अब लड़का क्या है यहाँ पर, लड़का क्या है यहाँ पर, कर्म, सॉरी कर्ता। तुमने मेरे को मत कंफ्यूज करो यार। लड़का क्या है यहाँ पर, कर्ता। ठीक है, अब इस कर्ता के साथ जो जुड़ा हुआ शब्द है, क्या जुड़ा हुआ है, शब्द जुड़ा हुआ है, सर्वनाम शब्द जुड़ा हुआ है। संज्ञा के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सर्वनाम शब्द। अब ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये जो शब्द कहलाएगा ये कहलाएगा कर्ता का विस्तारक। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, कर्ता का विस्तारक। बात क्लियर। ऐसे ही कोई कर्म का विस्तारक होगा, कोई क्रिया का विस्तारक होगा। एक वाक्य देखते हैं जिसमें तीनों आ जाएं। नहीं। हम्म, एक मिनट। लिखिए, मेरा मित्र, मेरा मित्र आध्यात्मिक साहित्य अधिक पढ़ता है। मेरा मित्र आध्यात्मिक साहित्य अधिक पढ़ता है। क्या पूछ रहे थे आप। हाँ, नहीं, मेरा मित्र आध्यात्मिक साहित्य अधिक पढ़ता है। अधिक पढ़ता है। देखिए, मित्र क्या है यहाँ पर, मित्र क्या होगा यहाँ पर, बोलिए, कर्ता। भाई ऑनलाइन वाले बोलिए, साहित्य क्या होगा। पहले देखो आप, मेरा मित्र आध्यात्मिक साहित्य को अधिक पढ़ता है या आध्यात्मिक को साहित्य, समझो आप बात। हाँ, आपको वाक्य का बोलना आना चाहिए, तभी कर पाओगे आप। जैसे मेरा मित्र, कर्म देखना है, कर्म के साथ क्या विभक्ति आती है, को विभक्ति। क्या आती है, को विभक्ति। कर्ता ने कर्म को, मेरा मित्र आध्यात्मिक को साहित्य अधिक पढ़ता है, या मेरा मित्र आध्यात्मिक साहित्य को अधिक पढ़ता है। तो आध्यात्मिक साहित्य है, और साहित्य के बाद क्या आ रहा है, को आ रहा है, तो कर्म क्या होगा, साहित्य। बात क्लियर। ये क्या हो गया, कर्ता। ये क्या हो गया, कर्म। पढ़ता है क्या है, क्रिया। क्या है, क्रिया। अब देखिए, कर्म के जो आगे लगा हुआ है वो सॉरी, कर्ता के जो आगे लगा हुआ है वह क्या कहलाएगा, कर्ता का विस्तारक। क्या कहलाएगा, कर्ता का विस्तारक। जो कर्म के आगे लगा हुआ है वह क्या कहलाएगा, कर्म का विस्तारक। ठीक है, जो क्रिया के आगे लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा, क्रिया का विस्तारक। भाई बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है ऑनलाइन में। आशा जी, यस सर। यस। नियति। यस सर। हाँ, भाई एक तो आप कैमरा ऑन करिए, सब कैमरा ऑन बंद करके बैठ रहते हो, पता ही नहीं चलता है क्या कर रहे हो। बात क्लियर है ना।
अगर कई बार एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से जेएलओ में ही पूछा गया था कि उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और इस वाक्य में विधेय क्या है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हाँ बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य जो बोलते हैं उसे बोलते हैं कर्ता, जो कर्ता को रिप्रेजेंट करेगा वह कहलाएगा उद्देश्य, और बाकी के अलावा जो कर्म है या क्रिया है, कर्म का विस्तारक है या क्रिया का विस्तारक है, वो सब क्या कहलाते हैं, विधेय कहलाते हैं। बात क्लियर। जैसे अगर इसी वाक्य में पूछ लूं आपसे, बताइए इस वाक्य में, आपको ये वाक्य दे दिया एग्जाम में, मेरा मित्र आध्यात्मिक साहित्य पढ़ता है, बताइए इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कौन सा है। तो वहां पर ऑप्शन होगा मेरा मित्र, दूसरा ऑप्शन होगा आध्यात्मिक साहित्य, तीसरा ऑप्शन होगा अधिक पढ़ता है, चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। सुनिए पहले, तो जो उद्देश्य विधेयक होगा, उद्देश्य विधेय होगा, वह कौन सा होगा, वह होगा कर्ता का विस्तार किया फिर कर्ता। इतना ध्यान रखिए, उद्देश्य विधेय के अंदर क्या आता है, कर्ता आता है, और कर्ता से पहले कर्ता का विस्तारक आता है, तो वो भी उसमें ही शामिल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इस वाक्य का उद्देश्य विधेय क्या होगा, मेरा मित्र, क्या होगा, मेरा मित्र। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सॉरी, उद्देश्य उद्देश्य उद्देश्य, ठीक है। और विधेय क्या होगा, विधेय होगा ये वाला, कर्म का विस्तारक और क्रिया का विस्तारक, मतलब जिसके अंदर कर्म भी शामिल है, जिसके अंदर क्या है, क्रिया भी शामिल है, वो क्या कहलाएगा, विधेय। क्या कहलाएगा, विधेय। वाक्य का विधेय कौन सा है, कर्म और क्रिया, उद्देश्य कौन सा है, कर्ता है। बात क्लियर भाई, बात क्लियर है नहीं है। जैसे नियति पुस्तक पढ़ती है, अगर इस वाक्य में मैं आपसे पूछूं इस वाक्य का उद्देश्य कौन सा होगा, तो कौन सा होगा भाई, नियति। कौन सा होगा, नियति। इस वाक्य का उद्देश्य होगा नियति। अगर इस वाक्य का मैं पूछूं आपसे विधेय कौन सा होगा, तो विधेय कौन सा होगा भाई, पुस्तक पढ़ती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। हाँ, लिखवा दूं, एक वाक्य लिख लीजिए, पॉइंट बना करके वाक्य लिख लीजिए और उसमें लिख लीजिए कि जो कर्ता होता है वो, हाँ तीसरा बना लीजिए आप तो। ठीक है भाई, बात क्लियर है ना आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म। हाँ, चाहे डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखवाऊं क्या, हाँ हाँ लिखवाऊं, बोलिए भाई। डेफिनेशन से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझना है कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। मैं तो लिखवा दूंगा, लिख लीजिए जो लिखना चाहे। उद्देश्य खुद से लिख रहे हो, ठीक है, जो भी लिखना चाहे फिर भी बोल देता हूं मैं। जिस व्यक्ति या वस्तु का लक्षण अथवा व्यापार, जिस व्यक्ति का, क्योंकि भाषा टफ है वो, आपको समझ में नहीं आएंगी वो चीजें, आप जब रिवाइज करोगे ना तो दिमाग से उड़ जाएगी चीजें। जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से याद कर लो आप, कि जो कर्ता होता है या कर्ता का विस्तारक होता है वो उद्देश्य कहलाता है, बाकी का जो कर्म है या क्रिया है वो सब क्या कहलाती है, विधेय कहलाती है। इस हिसाब से लिख लीजिए आप।
हम्म हम्म हम्म। हम्म। एक वाक्य और मैंने पढ़ाया था आपको, आपको याद हो, कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो कर्म होते हैं। क्या होते हैं? दो कर्म आते हैं। जब क्रिया पढ़ाई थी मैंने आपको पढ़ा, हाँ, द्विकर्मक क्रिया पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था कि ऐसे वाक्यों का निर्माण होता है जिनके अंदर क्या होते हैं? दो कर्म होते हैं। लिखिए, नेक्स्ट नियम लिखिए। हाँ, कर्ता प्लस गौण कर्म प्लस मुख्य कर्म प्लस क्रिया। गौण कर्म, हाँ, प्लस मुख्य कर्म प्लस क्रिया। भाई जो पढ़ा चुका हूं वही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अब पूरा ही वही चलेगा आपका। हाँ हाँ, गौण कर्म कैसा होता है? गौण कर्म, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गौण कर्म सजीव होता है निर्जीव होता है? सजीव। और बोलिए भाई, कोई तो बोलो। गौण कर्म कैसा होता है? सजीव। सजीव। निर्जीव नहीं होता भाई, निर्जीव मुख्य कर्म होता है। नेक्स्ट नियम देखिए, कर्ता प्लस गौण कर्म प्लस मुख्य कर्म प्लस क्रिया। ठीक है, क्या आएगा? पहले कर्ता होगा, फिर गौण कर्म होगा, प्लस मुख्य कर्म होगा, उसके बाद क्या होगी? क्रिया होगी। जैसे माता ने बच्चे को दूध पिलाया। माता ने बच्चे को दूध पिलाया। यहां पर देखिए, माता ने, ये क्या हो जाएगी? कर्ता। बच्चे को, कर्ता ने कर्म को है, तो ये भी क्या है? कर्म है। दूध को, मतलब दो कर्म आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? दो कर्म, बच्चे को और दूध को पिलाया। तो दोनों के बाद क्या लग रहा है? को विभक्ति लग रही है, और को विभक्ति के कारण दोनों ही क्या है? कर्म है। इससे पता चला कि ये कौन सा वाक्य है? द्विकर्मक का वाक्य है। बच्चे को, तो ये कौन सा कर्म हो गया? गौण कर्म। दूध, ये कौन सा कर्म हो गया? मुख्य कर्म। पिलाया क्या हो गई? क्रिया। हाँ। हम्म। हाँ, तो अपना क्या आ गया? अपना इसका विस्तारक है। सर्वनाम तो है, लेकिन यहाँ पर काम क्या करेगा? वाक्य में आकर पूरक या विस्तारक बन जाएगा भाई। इस कर्म का क्या बन जाएगा? विस्तारक, बस। फर्क क्या है? तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा भाई, कर्म है, कर्म से पहले विस्तारक आते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर दो कर्म है, वो बात ठीक है। ठीक है, पहला कर्म कैसा होगा? गौण कर्म होगा। अगर मैं कर्ता से पहले कोई विस्तारक लगा दूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्रिया से पहले कोई विस्तारक लगा दूं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिया से पहले विस्तारक आता है, मैं बता ही चुका हूं आपको। कर्ता से पहले कर्ता का विस्तारक आता है, कर्म से पहले कर्म का विस्तारक आता है। इतने नियम मत फंसो, जो मैं बता रहा हूं उतना ही समझो। ठीक है, इनके पहले विस्तारक आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ध्यान रखो। ठीक है, गौण कर्म, और इधर क्या है? मुख्य कर्म, इधर है क्रिया। अब जो गौण कर्म होता है, ये कैसा होता है? मैं बता चुका हूं आपको, गौण कर्म सजीव होता है, और मुख्य कर्म कैसा होता है? निर्जीव होता है। कई बार सीधा क्वेश्चन यहां से ही पूछ लिया जाता है। कोई वाक्य दे देगा और आपसे पूछ लेगा, रेखांकित कर देगा, बताइए इस वाक्य में, जैसे ये सब हटा दिए, एक चीज को रेखांकित कर दिया, बच्चे को,
बताइए इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कर्म है, इस तरह पूछ लेगा। या बताइए कौन सा कारक है, ये पूछ लेगा। ठीक है। ये बताए, अगर ये पूछ लेगा कि भाई जो गौण कर्म होता है, इसके गौण कर्म के अंदर सजीव होता है या निर्जीव होता है, ये पूछ सकता है। तीन तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। बात क्लियर। या तो आपसे पूछेगा कि रेखांकित कर देगा किसी को, और पूछ लेगा कि बताइए इस वाक्य में बच्चे को कौन सा कर्म है, मतलब मुख्य कर्म है या गौण कर्म है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कर्म है, गौण कर्म है। बात क्लियर। हम्म। अब सेंटेंस लिखवाएंगे आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। लिखिए वाक्य शुद्धि लिखिए, कारक, हेडिंग बना लीजिए, कारकीय वाक्य शुद्धि। हाँ इसी में ही है, कारकीय मतलब कारक के द्वारा जो वाक्य शुद्धि होगी। लिखिए पहला सेंटेंस लिखिए, सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। हम्म, 1 मिनट। ये बस की साथ। हम्म। सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। उपहार दिया। ठीक है। एक वाक्य लिखिए, दिया। एक वाक्य लिखिए, लड़के ने अपना सिर नीचे को कर लिया। लड़के ने लड़के ने अपना सिर नीचे को कर लिया। नीचे को कर लिया। नेक्स्ट वाक्य लिखिए, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है।
मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। हाँ, सारी पुस्तक पढ़ डाली। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। एक और लिखिए। राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। 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 एक वाक्य और लिख लीजिए। कुएं पर कौन गिर गया है। कुएं पर कौन गिर गया है। गिर गया है। पहले तो ये बताइए, सबसे पहले इसे बताइए, कुएं पर कौन गिर गया है, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। हाँ, अशुद्ध। बोलिए। अशुद्ध। 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 क्यों है अशुद्ध भाई? क्या अशुद्धि दिख रही है आपको इसमें? सर सर कोई कुएं गिर गया है। हाँ। में कौन गिर गया है? हाँ, सर कोई गिर गया है। कोई गिर गया है। अशुद्धि बताइए क्या है इसमें, कौन है या पर है या सर पर कुआ कुएं है। में कौन गिर गया है? हाँ, तो क्या कौन सी अशुद्धि है इसमें? अधिकरण अशुद्धि है। कुएं पर कौन गिर गया है? भाई कुएं पर गिरने से कुएं पर कौन गिर गया है, जबकि ये जो वाक्य शुद्ध कैसे नहीं हो रहा है, ये कुएं पर, जबकि होना क्या चाहिए, कुएं में कौन गिर गया है। कुएं के अंदर मतलब कुएं में कौन गिर गया है, लेकिन पर यहां पर जो क्या है, ये वाक्य को अशुद्ध कर रहा है, लेकिन है दोनों अधिकरण विभक्ति। ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पर आपको। मैं समझाना चाह रहा हूं कि अधिकरण में भी आता है और पर भी आता है। क्या आता है? में भी अधिकरण में ही आता है और पर भी अधिकरण में ही आता है, लेकिन पर आने पर यहां पर क्या हो रहा है, ये वाक्य अशुद्ध हो रहा है। यहां पर जो शुद्ध विभक्ति लगेगी वो कौन सी लगेगी? में लगेगी। कौन सी लगेगी? में। यहां पर आने पर ये वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन है दोनों क्या? अधिकरण विभक्ति। ठीक है, तो अगर इस वाक्य शुद्ध करेंगे तो यहां पर अशुद्धि क्या है? पर की जगह क्या आएगा? में। बात ठीक। इसमें बताइए, राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। राधा का, वाक्य शुद्धि बताना, वाक्य शुद्ध है या नहीं है। राधा और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध होगा। अच्छा, राधा और कृष्ण का। अच्छा, और कोई? सर ये अशुद्ध है। हाँ, अशुद्ध तो है। उसमें राधा और कृष्ण का वो एक साथ होना चाहिए। अच्छा, राधा कृष्ण का। अच्छा। राधा और कृष्ण का। अच्छा, राधा और कृष्ण का। और कोई? और कोई बताइए भाई, ऑनलाइन में बोलिए। अब आप सर वाक्य राधा शुद्ध। और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। हाँ, राधा और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। अच्छा, और कोई? चलो देखते हैं। देखो, राधा का और कृष्ण का,
कहीं पर आपने ऐसा मंदिर देखा है कि राधा अलग हो कृष्ण अलग हो किसी मंदिर के अंदर? अगर आप बरसाने जाओगे तो वहां पर कृष्ण और राधा का एक साथ है। चाहे आप इधर चले जाना, वृंदावन चले जाना, वहां पर भी एक साथ ही मिलेंगे, अलग नहीं मिलेगा। तो राधा इस शब्द को क्या बोलते हैं? राधा कृष्ण। क्या बोलेंगे? राधा कृष्ण। ठीक है। अब जो राधा कृष्ण है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर समास है। क्या है? समास। कौन सा समास है? हाँ, तत्पुरुष है। अरे यार, द्वंद है, वो डैश द्वंद्व लगेगा। है। कौन सा समास है? द्वंद्व। माता पिता, हाँ, राधा और कृष्ण। यहाँ पर क्या है? द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास होने के कारण या तो आप इसे लिख सकते हो राधा और कृष्ण का, ये भी बात ठीक है। अगर एग्जाम में आपको ऐसा कई बार देखने को नहीं मिलता है तो वहां पर सीधा मिलेगा, द्वंद्व समास का प्रयोग कर दिया जाएगा और लिखेगा कि राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। तो ये वाक्य भी सही है। अगर ये देखने को मिले तो ये वाक्य भी सही है। या फिर आपको ऐसा देखने को मिले राधा और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, ये भी ठीक है। लेकिन आपको अधिकतर जो वाक्य देखने को मिलेगा एग्जाम में वो ये मिलेगा। कारकीय वाक्य अशुद्धि, पहले जो बताए ना मैंने नियम आपको, उनसे ही चल रहे हैं अपन। हम्म। संबोधन प्लस संबंध प्लस कर्ता, हम्म। इस तरीके का इसमें कहाँ पे यूज हो रहा है तो क्या पता। कारक ही तो पढ़ रहे हैं अपन साथ यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पूरे टॉपिक कवर कर चल रहा हूँ। कारक और वाक्य शुद्धि वो तो मैं करवा चुका हूँ आपको, किस प्रकार की शुद्धि होगी। दो वाक्य करवाए थे ना। अगर उनमें क्रम हटा दिया जाए, क्रम आगे पीछे कर दिया जाए, तो पद क्रम की शुद्धि होगी, वो पद क्रम में है। ठीक है। ये अब बता रहा हूं मैं कारक की शुद्धि, कि यहाँ पर जो बात हो रही है ये किसकी हो रही है? संबंध विभक्ति की। किसकी बात हो रही है? संबंध विभक्ति की। और संबंध विभक्ति में क्या आता है? का, की, के आता है। और का की के हमारे यहाँ पर क्या है? उपस्थित है। लेकिन फिर भी ये वाक्य क्या हो रहा है? अशुद्ध हो रहा है। बात क्लियर? जैसे नेक्स्ट वाक्य है, हाँ, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। इसमें बताइए, फर्स्ट बताइए भाई। सर मैंने मैंने, सारी नहीं, पुस्तक पढ़ हाँ, डाली। कौन सी कौन सी कारक की विभक्ति है? कर्ता की। कौन क्या आएगा यहाँ पर? मैं की जगह मैंने। मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। इसमें बताइए, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। सर शहर से कपड़ा लाकर बेचता हाँ, है सर। क्या बेचता है? शहर से। कहाँ नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई? शहर से मतलब पहले वो शहर गया है, शहर से क्या हुआ है? अलग हुआ है। और अलग होकर के कपड़ा लाया है, कपड़ा ला करके क्या कर रहा है? बेच रहा। अपादान विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? अपादान। ठीक है। इसमें बताइए, लड़के ने अपना सिर नीचे को कर लिया। है, हाँ, को हट जाएगा। क्यों हट जाएगा भाई को? बताइए, को क्यों हट जाएगा? सेंटेंस सूट हो रहा है, बोलिए। क्योंकि सर सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि सर नीचे किया जाता है, को नहीं आता इसमें, मतलब ऐसा। बात समझिए। लड़के ने अपना सिर नीचे को कर लिया। लड़के ने क्या है? करता है। अपना सिर नीचे क्या है? कर्म का विस्तारक है। सॉरी, हाँ, अपना सिर क्या है? कर्म का विस्तारक है। नीचे, नीचे को क्या है? कर्म है। कर लिया क्या है? क्रिया है। तो नीचे को कर लिया तो क्या दिक्कत है? को आना चाहिए ना कर्म के साथ। तो रुकाओ, ये कर्म का कर्ता का विस्तारक नहीं है। कर्म का विस्तारक नहीं है ये, नीचे ही है। ध्यान दीजिए, क्या होता है?
तो जब अपन कर्म की बात करते हैं तो कर्म के अंदर क्या करते हैं, जब अपन वाक्य का निर्माण करते हैं तो कर्म को क्या कर दिया, विभक्ति को छुपा दिया जाता है। वाक्य शुद्धि के टाइम क्या कर देता है, कर्म को छुपा दिया जाता है। जैसे मैंने कहा राहुल पुस्तक पढ़ता है, क्या लिखा मैंने, राहुल पुस्तक पढ़ता है, मतलब इसका मतलब क्या है, राहुल पुस्तक को पढ़ता है। लेकिन वाक्य शुद्ध क्या है, राहुल पुस्तक पढ़ता है। जो कर्म है, जो विभक्ति है, वो क्या है, यहाँ पर छिपी हुई है। यहाँ पर भी क्या है, विभक्ति क्या है, छिपी हुई है। तो जो कर्म कारक होता है इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, विभक्ति छिपी हुई मिलेंगी, अधिकतर विभक्ति। हाँ, तो यहाँ पर जो अशुद्धि दिखाई दे रही है वो कर्म कारक की है, वो क्या है, को। अगर को यहाँ से हटा दिया जाए तो वाक्य बिल्कुल क्या बन जाएगा, शुद्ध बन जाएगा। बात क्लियर। लड़के ने अपना सिर नीचे कर लिया, इसमें बताइए सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। हाँ? वो आएगा, सीमा ने अपनी सहेली को उपहार उपहार दिया, के हट जाएगा सर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर को लगा दूं तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, कर्ता ने कर्म को हो जाएगी सर। अच्छा, सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। कर्म हो जाएगी ना सर, को तो कर्म में आता है। हम्म, हाँ, तो ये कहां पर क्या हो जाएगी, कर्म विभक्ति हो जाएगी। कौन सा वाक्य कहलाएगा ये, द्विकर्मक। कौन सा कहलाएगा, द्विकर्मक। सीमा ने क्या हो गया, कर्ता हो गया, सहेली, सहेली क्या हो गई, गौण कर्म हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, गौण कर्म हो गया। और इसके बाद ये कौन सा कर्म हो गया, मुख्य कर्म हो गया। मुख्य कर्म क्या होता है, निर्जीव होता है, और ये क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। अब मैं बात करूं दूसरा, यहाँ पर को आपने ये इस तरह लगाया, ये भी ठीक है। दूसरी बात करूं मैं आपको कि यहाँ पर जो के लिए है, क्या है, के लिए है, के लिए क्या होता है, संप्रदान विभक्ति में होता है। किस में होता है, संप्रदान विभक्ति। और संप्रदान विभक्ति में होता है के लिए, और संप्रदान विभक्ति में ही क्या होता है, को भी होता है। क्या होता है, को भी विभक्ति चिन्ह होता है। हाँ, अभी करवाया था ना एक वाक्य स्टार्टिंग में, क्या होता है, के लिए भी होता है, को भी होता है। कई बार जब अपन वाक्य का निर्माण कर रहे होते हैं उस समय इन विभक्तियों का ध्यान रखा जाता है कि जो वाक्य है वो शुद्ध कौन सी विभक्ति से होगा। के विभक्ति सूट बैठ रही है या को यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जौन सी विभक्ति यहाँ पर सटीक बैठती है उसको ही क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। जैसे सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। अब यहाँ पर सहेली के लिए उपहार दिया, बात ठीक है, बात ठीक है, संप्रदान की है, संप्रदान विभक्ति है। लेकिन अगर वाक्य शुद्धि देखें तो वाक्य शुद्धि की नजर से को यहाँ पर बिल्कुल क्या बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर बताया था आपको अधिकरण में, कुएं पर कौन गिर गया है, यहाँ पर क्या है, पर भी अधिकरण विभक्ति है, में भी अधिकरण विभक्ति है। पर भी क्या है, अधिकरण विभक्ति है, में भी अधिकरण विभक्ति है। लेकिन पर यहाँ पर क्या कर रहा है, वाक्य को अशुद्ध कर रहा है। क्या कर रहा है, वाक्य को अशुद्ध कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य बना रहा है वो कौन सी विभक्ति बनाएगी, में। कौन सा बनाएगा शब्द, में। कुएं में कौन गिर गया है, यहाँ पर मैंने दोनों बता दिया ना। अगर आप द्विकर्मक से देख रहे हो तो कर्म का भी ठीक है, ठीक है। हाँ, कोई आएगा। अगर संप्रदान से देख, संप्रदान में दोनों विभक्ति होते हैं, के लिए भी होता है और को भी होता है। हाँ, बात क्लियर है भाई। कल और वाक्य करते हैं इसके, कुछ समझ में आए या नहीं आए भाई, टफ तो नहीं लग रहा है ये टॉपिक आपको है? इधर ऑनलाइन में तेजस्विनी, नियति, क्लियर है बात, नहीं है? यस सर। यस सर।
हाँ ठीक है, पर आज के लिए इतना ही। कल और वाक्य करते हैं अपन इनके। ठीक है।